आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन के इस सीरीज का आज 15वें नंबर का वीडियो है, जिसमें हम 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मंडल आयोग का संबंध था। मंडल आयोग का संबंध था किससे था? सभी सही हैं। देखिए सभी सही हैं, देखिए पहले ही नंबर पे कह दिया सभी सही हैं, अर्थात नीचे का सभी सही हैं। तो बी है अनुसूचित जाति से, सी है अनुसूचित जनजाति से, और डी है पिछड़ा जाति से। और जो ए कह रहा है सभी से, अर्थात नीचे का जो बी सी और डी है इन सभी से। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पिछड़ी जाति से। देखिए जो मंडल आयोग का जो संबंध था वो पिछड़ी जातियों से है, क्योंकि ये देखिए ये मंडल आयोग जो 1979 की जो सिफारिश के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो ये जो मंडल आयोग है ये आरक्षण से संबंधित है, वो भी किस जाति से? तो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। अगला है, पदसोपान को निम्नांकित में से किस विद्वान ने स्केलर प्रक्रिया कहा है? देखिए पदसोपान जिसको हायरार्की बोला जाता है, तो इसको कौन से विद्वान है जो स्केलर प्रक्रिया बोले हैं, स्केलर प्रक्रिया कहा है? तो ए है एल.डी. वाइट, बी है पिफनर, सी है मूने एवं रैले, और डी है साइमन। इसको हर्बर्ट साइमन बोला जाता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मूने एवं रैले, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो मूने एवं रैले ने ये पदसोपान को स्केलर प्रक्रिया कहा था, जबकि जो हेनरी फेयोल है तो हेनरी फेयोल ने पदसोपान को स्केलर चेन कहा था। देखिए कभी कन्फ्यूजन न हो, मूने एवं रैले ने पदसोपान को स्केलर प्रक्रिया कहा था और हेनरी फेयोल ने पदसोपान को स्केलर चेन कहा था। ठीक है। अगला है, निम्न में से लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। देखिए जो लोक प्रशासन है तो लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, कह रहा है नहीं है। ए है सामाजिक आवश्यकता, बी है आर्थिक उत्तरदायित्व, सी है लोक उत्तरदायित्व, और डी है राजनीतिक निर्देशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक निर्देशन जो है लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखिए राजनीतिक निर्देशन लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत है ही नहीं, जबकि लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत जो सामाजिक आवश्यकता, आर्थिक उत्तरदायित्व और लोक उत्तरदायित्व ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट है, सूत्र और स्टाफ प्रकार के संगठन का सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस एक में प्रादुर्भाव हुआ है? किसमें उदाहरण? देखिए जो सूत्र और स्टाफ अभिकरण इसको बोला जाता है, सूत्र अभिकरण, स्टाफ अभिकरण। ठीक है। तो इस तरीके के जो अभिकरण है ये संगठन का सर्वप्रथम किस में प्रादुर्भाव हुआ है? तो कौन से संगठन में इसका उत्पत्ति हुई है या फिर प्रादुर्भाव हुआ है? तो लिखा है, पहले दिया है कि लोक प्रशासन में, फिर है शैक्षिक प्रशासन, फिर है नगर पालिका प्रशासन, और डी है सैन्य प्रशासन में। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सैन्य प्रशासन में, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए सूत्र और स्टाफ अभिकरण ये सैन्य प्रशासन से संबंधित है और वहीं से इसका उद्भव हुआ है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए समन्वय जो दिया है एच साइमन, बी है विकेंद्रीकरण उर्विक, और सी है औपचारिक सत्ता फेयोल। देखिए यहाँ पे ये फेयोल रहेगा, फेयोल आप सबको पता भी होगा, कई बार नाम आया है फेयोल। और आदेश की दिशा या फिर आदेश की एकता वाली दिशा ये लूथर गुलिक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सुमेलित है ये औपचारिक सत्ता हेनरी फेयोल ने दिया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी सब ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर
कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की है। देखिए इसको एक बार और देखते हैं कि समिति द्वारा, यानी कि कोई भी समिति हो, उस समिति द्वारा उच्च पद पर, यानी कि कोई अपने निम्न पद से उच्च पद पर लोक सेवाओं के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की। कौन है? BN युगांधर समिति, बी है सतीश चंद्र समिति, फिर सी दिया है सुरेंद्र नाथ समिति, और डी है अलग समिति प्रतिवेदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ समिति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो सुरेंद्र नाथ समिति जो रिपोर्ट आई थी वो सन 2003 में आई थी। तो इसके द्वारा उच्च पदस्थ सेवा के वर्तमान जो प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर जो है पदोन्नति की सिफारिश की थी। तो ये सुरेंद्र नाथ समिति के द्वारा ही ये सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? ए है जन सहमति निर्माण, बी है जन आक्रोश दूर करना, सी है जनहित संबंधी, और डी है जनमत को दबाना। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए लोक कल्याणकारी का मतलब हो जनता के कल्याण के लिए तरह तरह से नए नई योजना या फिर कोई भी कल्याण काम, उनके हित में कोई भी काम करते रहना, ये लोक कल्याणकारी काम होता है। तो देखिए जन सहमति निर्माण, ये तो लोक कल्याणकारी काम हुआ। अगर जनता में कोई आक्रोश हो रहा है उसको दूर करना, ये भी जनता के कल्याण के लिए आता है। जनहित संबंधी ये भी आ जाएगा, लेकिन जनता के जो जनमत है उसको दबाएंगे तो एक कल्याण का काम नहीं कहलाएगा। तो आपका तो कौन सा किस कार्य से बचना चाहिए? तो जनमत को दबाने से बचना चाहिए। ये ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से एक हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता है? इनपुट आउटपुट मॉडल, गतिशीलता, बुद्धिपरक वैज्ञानिक, और डी है विवेक निरपेक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धिपरक वैज्ञानिक। ठीक है, देखिए हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण उपागम बुद्धिपरक वैज्ञानिक माना जाता है। साइमन ने अपने से जो पूर्व प्रचलित प्रशासनिक सिद्धांतों की को कहावत कहकर उसकी आलोचना भी किया था। नेक्स्ट है, आदेश की एकता अवधारणा निम्नांकित में से किस सिद्धांत की पूरक है? ए है सोपानिक बंध, बी है पर्यवेक्षण, डी है सी है सत्ता, और डी है नियंत्रण का क्षेत्र। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोपानिक बंध। सोपानिक बंध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, निम्न में से प्रशासन के संगठन का आधार नहीं है। देखिए कह रहा है कि जो संगठन के जो प्रशासन के अंदर जो संगठन के आधार नहीं है, क्या नहीं है? प्रक्रिया, लक्ष्य, व्यक्ति या फिर उन्नति। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उन्नति। उन्नति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उन्नति जो है उसको जैसे प्रोसेस प्रशासन के संगठन का आधार नहीं है, क्योंकि गुलिक ने जो गुलिक के अनुसार जो प्रशासन के संगठन के जो आधार बनाए गए थे वो उसको 4P कहा जाता था। 4P, ठीक है, इसको 4P कहा जाता था। और 4P का मतलब होता पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और पैलेस। इसको गुलिक ने 4P थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। पर्पज का मतलब जैसे पर्पज उद्देश्य है, प्रोसेस प्रक्रिया, पर्सन व्यक्ति और पैलेस स्थान को दर्शाता है, जिसे 4P कहते हैं। यानी कि ठीक है, तो प्रशासन का ये जो है देखिए प्रक्रिया है ही, ठीक है, प्रोसेस, व्यक्ति यानी कि पर्सन है ही, लक्ष्य अर्थात इसको पर्पज बोल सकते हैं, ठीक है, और एक पैलेस भी है। लेकिन ये उन्नति जो है ये संगठन का आधार नहीं है। नेक्स्ट है, नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। तो हनी प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था? 1967, 1970, 1965, 1980। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1967। ऑप्शन ए इसका
सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1967 में नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसका नेतृत्व जो है प्रोफेसर जॉन सी हनी इसको कहा जाता है। तो जॉन सी हनी ने किया था। एवं नवीन लोक प्रशासन के समक्ष चुनौतियों एवं समाधान की चर्चा की गई थी। तो इन्होंने कौन किया था? जॉन सी हनी। और प्रोफेसर जो जॉन सी हनी है इन्हीं के नाम पे हनी प्रतिवेदन नाम दिया गया था। जॉन सी हनी ने ये प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1967 में। इसे याद रख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की धारणा उत्तरदायित्व प्रशासकीय कार्यात्मक एवं वह कारकों से प्रभावित होती है? ए है मैक्स वेबर, बी है उर्विक, और सी है एल्टन मयो, और डी है जेम्स फैसलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स फैसलर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जेम्स फैसलर सार्वजनिक प्रशासन के विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण की धारणा उत्तरदायित्व प्रशासकीय कार्यात्मक एवं वह कारकों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है, पोस्टकार्व सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों के संदर्भ में किससे संबंधित है? तो पोस्टकार्व सिद्धांत किससे संबंधित है? लूथर गुलिक, इनमें से कोई नहीं है, बिलोवी है, हेनरी फ्योल है। तो सबको पता है, ये कई बार रिपीटेड भी हुआ है। लूथर गुलिक ने पोस्टकार्व सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्टकार्व सिद्धांत के सारे फुल फॉर्म बताएंगे, यानी कि पोस्टकार्व का POSTCOR और बी, ये इतने शब्द हैं। इसको कौन दिया था? तो लूथर गुलिक ने दिया था। लेकिन पी से क्या होगा, ओ से क्या होगा, एस से क्या होगा, डी से, CO से क्या होगा, आर क्या है, बी का मतलब क्या होता है, तो सबका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है, निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु, और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, देखिए राजस्थान राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में, यानी कि 2 अक्टूबर कब? 1959 ईस्वी में को प्रारंभ हुआ था। यह कहाँ से? राजस्थान में हुआ था। तो राजस्थान में कहाँ हुआ था? तो नागौर जिले में हुआ था। नागौर जिले में, वहाँ पे राजस्थान में एक नागौर जिला है, वहीं पे ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1959 में 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, FW रिक्स प्रसिद्ध हैं। FW रिक्स प्रसिद्ध हैं। तो FW रिक्स किसके लिए प्रसिद्ध है? पारिस्थितिकी उपागम, बी है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम, बी है व्यवस्था उपागम, और डी है निर्णयपरक उपागम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता है, पारिस्थितिकी उपागम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रिक्स ने अपनी पुस्तक जो है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1961 में प्रकाशित हुआ था। इसी में पारिस्थितिकी उपागम का वर्णन किया गया था। किसने किया है? रिक्स, FW रिक्स ने किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इंग्लैंड में किसने नियुक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया था? देखिए नियुक्ता कर्मचारी यानी कि जो नियुक्त करता है उसको नियुक्ता बोला जाता है। तो नियुक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जो है व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था? नॉर्थकोट टेविलिन रिपोर्ट, बी है JH व्हिटले समिति, सी है रामसे बर्निंग समिति, और डी है फुलटन समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामजे बर्निंग समिति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1918 में
1918 में गठित रैमजे बनिंग समिति ने इंग्लैंड में नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया था। ठीक है, और 1919 में इस परिषद की स्थापना की गई थी। स्थापना कब हुआ था? 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। सुझाव कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और स्थापना कब हुआ था? 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। किसने सुझाव दिया था? तो रामसे बनिंग समिति ने। अगला है समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है क्या है? परामर्श, नियोजन, बजट या फिर पदसोपान। तो इसका जो राइट हो जाएगा नियोजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित करते हैं या फिर कर रहे हैं। ए है हर्बर्ट मॉरिसन, बी है एफ.डी. रूजवेल्ट, और सी है एम.ई. डिमॉक, और डी है डब्ल्यू.ए. रॉबसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एम.ई. डिमॉक। एम.ई. डिमॉक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मार्शल ई डिमॉक ने कहा था कि सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्य के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित कर रहे हैं। अगला है संगठन के आधार के रूप में 4P, यानी कि इसको बोलता था 4P, इसको 4P। अभी इसके पहले 4P का पूरा बताया गया था। तो 4P की विवेचना करने वाला था कौन? एल.डी. वाइट, हर्बर्ट साइमर, लूथर गुलिक और वुडरो विल्सन। सबको पता है लूथर गुलिक ने संगठन के 4P अर्थात पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और पैलेस, इसका चर्चा किया था। तो किसने किया है? लूथर गुलिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है कि निम्नांकित में से किसने आलोचना करते हुए कहा है कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर सकता है। ए है आर.के. मर्टन, बी है एम. क्रोजियर, और सी है H.J. फ्योल, और इसको हेनरी फ्योल बोला जाता है, और डी है H.E. साइमन, हर्बर्ट साइमन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम. क्रोजियर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सुशासन से तात्पर्य है। सुशासन से क्या समझते हैं आप लोग? तो सुशासन का मतलब होता क्या है कि देखिए दिया है सरकार एवं समाज में सहयोग, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना, जनता के हित में कार्य करना, और सभी सही है। देखिए ऑप्शन जो ए है यही सभी सही कर दिया है, और बी है जनता के हित में कार्य करना, व्यवस्था का अधिकतम सहभागिता अदा करना, और सरकार एवं समाज में सहयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सभी सही है, अर्थात ये भी सही है। जनता के हित में कार्य करना सुशासन कहलाएगा, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना ये भी सुशासन में ही आ जाएगा, और सरकार एवं समाज में क्या होती है? सहयोग, ये भी सुशासन में आ जाएगा, अर्थात गुड गवर्नेंस इसको बोला जाता है, गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट है, जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षण मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति प्रत्युत्तरदायी नहीं है, उसे कहा जाता है। ए है जाति नौकरशाही, बी है अभिभावक नौकरशाही, सी है संरक्षण नौकरशाही, और डी है योग्यता आधारित नौकरशाही। देखिए ब्यूरोक्रेसी से संबंधित प्रश्न है जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में आया था। ठीक, तो जो ब्यूरोक्रेसी स्वयं को लोकहित का संरक्षण मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति प्रत्युत्तर नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अभिभावक नौकरशाही। इसको क्या कहेंगे? अभिभावक नौकरशाही, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 ने भारत में लोकपाल की निम्नलिखित में से किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की है? ए फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। देखिए जो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल की
जो निम्नलिखित में से किन देशों के उम्रजोन की तरह, तो जो लोकपाल की स्थापना अन्य देशों में की गई थी, तो वैसे ही हमारे यहाँ करने का ये अनुशंसा की गई थी। तो वो है फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो क्रम से देखना है। तो इसमें जो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क और तीसरे पे नॉर्वे में ये पाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? ए है पारंपरिक, बी है राजनीतिक, सी है विवेकी विधिक और डी है चमत्कारिक। ठीक है, तो देखिए मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में राजनीतिक सत्ता नहीं सम्मिलित है। जो राजनीतिक सत्ता नहीं सम्मिलित है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक नहीं सम्मिलित है। ठीक है, जबकि वो पारंपरिक, चमत्कारिक एवं विवेकी सत्ता भी और विधिवत व्याख्या, इसमें ये सारी चीज़ों को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, और इस सेट का लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं, नवीन लोक प्रशासन द्वारा निम्नांकित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? नवीन लोक प्रशासन में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? बहुलवाद, विकेंद्रीकरण, मानवतावाद और व्यवहारवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो व्यवहारवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, व्यवहारवाद इसमें सम्मिलित, इसका समर्थन नहीं किया गया, व्यवहारवाद का समर्थन नहीं किया गया। देखिए नवीन लोक प्रशासन का उद्भव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। नवीन लोक प्रशासन का उद्भव कब हुआ था? 1960 में। मिन्नुब्रुक सम्मेलन के पश्चात माना जाता है ये। और देखिए ये बहुलवाद, विकेंद्रीकरण, मानवतावाद का समर्थन तो करता है किंतु व्यवहारवाद का समर्थन नहीं करता है। नवीन लोक प्रशासन का जनक कौन है? ड्वाइट वाल्डो को माना जाता है। कौन? ड्वाइट वाल्डो, कई बार बताया गया है, ड्वाइट वाल्डो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस सेट में 25 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना रहेगा। ठीक है, और देखिए आप लोग इसमें जो भी आप लोग देखते हैं तो थोड़ा सा हमारे वीडियो को इसको लाइक और कमेंट कर दिए। नहीं कमेंट करते हैं चलिए चलता है, लेकिन लाइक तो कर दिया करिए। तो सभी लोग जितने लोग देखें उसको हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। देखिए हमारे लाइक करने से, कमेंट करने से हमको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो इतना तो कर सकते हैं आप लोग।